पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था कि जो राजनीति विज्ञान का परंपरागत दृष्टिकोण है उसमें हम किन किन घटकों को शामिल करते हैं और उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं और उसका क्या विषय क्षेत्र है। तो देखिए, राजनीति विज्ञान के अध्ययन की दृष्टि से हमने उसे दो भागों में बांटा है, परंपरागत दृष्टिकोण और आधुनिक दृष्टिकोण। तो हमने परंपरागत दृष्टिकोण में ये पढ़ा था कि परंपरागत दृष्टिकोण जो राजनीति विज्ञान का अध्ययन है वो प्राचीन तरीके से, पुराने तरीके से करने की बात करता है। अर्थात वो केवल राज्य, सरकार, राजनीतिक दल, दबाव समूह, राजनीतिक विचारधाराएं, इन सबको इसके अध्ययन में शामिल करके केवल औपचारिक संस्थाओं के अध्ययन की बात करता है। और इसकी अध्ययन पद्धतियां दार्शनिक, ऐतिहासिक, विश्लेषणात्मक, विवरणात्मक और विवेचनात्मक है। इस प्रकार से अध्ययन पद्धतियां भी पुरानी हैं, आउटडेटेड हैं परंपरागत दृष्टिकोण की। तो इस प्रकार परंपरागत दृष्टिकोण के विषय क्षेत्र में हम राज्य, सरकार, इन सब का अध्ययन ही इसमें करते हैं और इस तरह से आधुनिक दृष्टिकोण की तुलना में इसका जो क्षेत्र है वह क्या है, संकुचित है। तो देखिए, अंतर भी जो है दोनों में, हम अंतर को अगली कक्षाओं में देखेंगे कि किस तरह से परंपरागत दृष्टिकोण और आधुनिक दृष्टिकोण में अंतर है। तो मैं आपको अंतर की दृष्टि से अभी मैंने बताया कि परंपरागत दृष्टिकोण की अध्ययन पद्धतियां जो है पुरानी है, जबकि आधुनिक दृष्टिकोण की अध्ययन पद्धतियां वैज्ञानिक है, आनुभविक है, पर्यवेक्षणात्मक है और उसका अध्ययन क्षेत्र जो है आधुनिक दृष्टिकोण का परंपरागत दृष्टिकोण की तुलना में बहुत ही व्यापक इसका क्षेत्र है। क्योंकि परंपरागत दृष्टिकोण केवल औपचारिक संस्थाओं, राज्य, सरकार, दल, दबाव समूह, इन सब तक इसके अध्ययन को सीमित करता है, जबकि आधुनिक दृष्टिकोण मानव के राजनीतिक व्यवहार को इसके अध्ययन की मूल इकाई मानता है और इस प्रकार उसके अध्ययन में हम अन्य कई घटकों को जो मानव से संबंधित हैं, अर्थात औपचारिक के साथ साथ अनौपचारिक संस्थाओं का अध्ययन भी हम इसमें शामिल करते हैं। तो देखिए, आपके कई बार 2 नंबर का प्रश्न आता है कि परंपरागत दृष्टिकोण के विचारक कौन कौन से हैं। तो देखिए, परंपरागत दृष्टिकोण के समर्थक विचारक हैं प्लेटो, अरस्तु, सुकरात, हीगल, कांट, ग्रीन आदि परंपरागत दृष्टिकोण के समर्थक विचारक। तो देखिए, आपके प्रश्न आता है 2 नंबर का आपकी परीक्षाओं में कि परंपरागत दृष्टिकोण के कोई 2 समर्थक विचारों के नाम आप बताइए। तो देखिए, प्लेटो, अरस्तु, सुकरात, हीगल, कांट, ग्रीन आदि परंपरागत दृष्टिकोण की क्या है, समर्थक विचारक हैं। तो आपके ये प्रश्न परीक्षाओं में बार बार रिपीट होता है, 2 नंबर का हमेशा आता है। तो देखिए, अब परंपरागत दृष्टिकोण का हमने विशेषताएं देखी, विषय क्षेत्र देखा, उसके बाद में हम देखते हैं आधुनिक दृष्टिकोण। तो देखिए, अब है राजनीति विज्ञान का आधुनिक दृष्टिकोण। देखिए, अब है राजनीति विज्ञान का आधुनिक दृष्टिकोण।
तो देखिए, जहां परंपरागत दृष्टिकोण केवल राज्य, सरकार, दल, दबाव समूह, इन औपचारिक संस्थाओं के अध्ययन की बात करता है, वहीं जो आधुनिक दृष्टिकोण है वह औपचारिक के साथ साथ अनौपचारिक संस्थाओं के अध्ययन को भी इसमें शामिल करता है। तो आधुनिक दृष्टिकोण औपचारिक संस्थाओं के साथ साथ अनौपचारिक संस्थाओं के अध्ययन को भी राजनीति विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र में शामिल करता है, और इसमें जो अध्ययन पद्धतियां हैं वो बिल्कुल नई है, क्योंकि दूसरे महायुद्ध के बाद में जब व्यवहारवादी उपागम का उदय हुआ तो व्यवहारवादी उपागम ने राजनीति विज्ञान के दृष्टिकोण को पूरी तरह से परिवर्तित कर दिया। जो पुरानी परंपराएं और प्राचीन अवधारणाएं थी उनको इसने पूरी तरह से परिवर्तित किया, और राजनीति विज्ञान के अध्ययन में नए नए विषयों को शामिल किया गया। और इसी प्रकार से इसमें जो पुरानी अध्ययन पद्धतियां थी उसके स्थान पर वैज्ञानिक, आनुभविक, पर्यवेक्षणात्मक, अन्वेषणात्मक इन अध्ययन पद्धतियों को क्या हुआ, इसमें शुरुआत हुई। तो इनका समावेश, इन नई अध्ययन पद्धतियों का समावेश आधुनिक दृष्टिकोण के कारण ही जो है राजनीति विज्ञान में हुआ। और इस प्रकार से जो मानव का राजनीतिक व्यवहार है उसको इसमें मूल इकाई माना गया कि मानव का जो राजनीतिक व्यवहार है वो क्या है, राजनीति विज्ञान के अध्ययन की मूल इकाई। अर्थात औपचारिक संस्थाओं के साथ साथ अनौपचारिक संस्थाओं के अध्ययन पर इसमें बल दिया गया। जैसे कि चार्ल्स मेरियम ने अपनी किताब न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स में व्यवहारवाद उपागम का उसने सूत्रपात किया, और उसने राजनीति विज्ञान को जिस प्रकार से आधुनिक बनाने पर बल दिया उसका उसने वर्णन किया कि राजनीति विज्ञान जो है वह दूसरे महायुद्ध के बाद में इसमें वैज्ञानिक अध्ययन पद्धतियां का समावेश शुरू हुआ है, और चार्ल्स मेरियम ने इसके अध्ययन को बिल्कुल वैज्ञानिक और आनुभविक इसने बनाया। तो इस प्रकार से राजनीति विज्ञान में आधुनिक दृष्टिकोण के कारण नई अध्ययन पद्धतियों की शुरुआत हुई, और इसके साथ साथ ही जो अध्ययन का क्षेत्र जिसका संकुचित था वो क्षेत्र भी क्या हुआ, व्यापक होने लगा, विस्तृत होने लगा, क्योंकि औपचारिक संस्थाओं के साथ साथ अनौपचारिक संस्थाओं के अध्ययन को भी इसमें शामिल किया गया। इस प्रकार से मानव का राजनीतिक व्यवहार और उससे संबंधित विभिन्न पक्षों को इसमें शामिल किया गया। इस प्रकार आधुनिक दृष्टिकोण के कारण राजनीति विज्ञान का क्षेत्र जो संकुचित था वो अब व्यापक होने लगा। तो इस प्रकार से देखिए, हम आधुनिक दृष्टिकोण में ये देखते हैं कि इसके अनुसार राजनीति विज्ञान में किन किन विषयों को शामिल किया गया। तो देखिए, आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान मानव क्रियाओं का अध्ययन है। राजनीति विज्ञान मानव क्रियाओं का अध्ययन है। इसके साथ ही राजनीति विज्ञान शक्ति का अध्ययन है। राजनीति विज्ञान शक्ति का अध्ययन है। इसके साथ ही अगला है राजनीति विज्ञान राज्य व्यवस्था का अध्ययन है। राजनीति विज्ञान राज्य व्यवस्था का अध्ययन है।
राजनीति विज्ञान निर्णय प्रक्रिया का अध्ययन है। राजनीति विज्ञान निर्णय प्रक्रिया का अध्ययन है। तो देखिए, आधुनिक दृष्टिकोण ने ये माना कि राजनीति विज्ञान जो है मानव क्रियाओं का अध्ययन है, अर्थात मनुष्य के जो भी व्यवहार से संबंधित जो भी पक्ष हैं, मानवीय क्रियाएं हैं, उनको इसमें क्या किया गया है, शामिल किया गया है। और इसमें मुख्य रूप से मानव का जो राजनीतिक व्यवहार है उसको शामिल किया गया। मानव का राजनीतिक व्यवहार, मानव का राजनीतिक व्यवहार। और देखिए, इसके साथ साथ ही मानव के राजनीतिक व्यवहार को प्रभावित करने वाले सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक जो घटक हैं, जो मानव के राजनीतिक व्यवहार को प्रभावित करते हैं, उनका अध्ययन भी इसमें क्या किया गया, शामिल किया गया। तो इसलिए ये मानता है राजनीति विज्ञान मानव क्रियाओं के समुच्चय का अध्ययन है, अर्थात जो मानवीय क्रियाएं हैं, मानव का राजनीतिक व्यवहार है, और मानव की राजनीतिक व्यवहार को प्रभावित करने वाले जो भी कारक हैं, जैसे कि सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, जितने भी कारक जो मानव के राजनीतिक व्यवहार को प्रभावित करते हैं, वो सब इसके अध्ययन में शामिल होते हैं। तो देखिए, इस प्रकार राजनीति विज्ञान जो है वो क्या है, मानव क्रियाओं का अध्ययन है, अर्थात राजनीतिक के साथ साथ गैर राजनीतिक तत्वों का भी इसमें समावेश किया गया। कि राजनीतिक तत्वों के साथ साथ जो अदर गैर राजनीतिक तत्व हैं, उनको भी इसके अध्ययन में शामिल किया गया। फिर राजनीति विज्ञान शक्ति का विज्ञान है, क्योंकि शक्ति जो है वह सर्वोच्च होती है। और जैसे कि कैटलिन ने भी कहा है कि राजनीति विज्ञान शक्ति का विज्ञान है, उसका प्रमुख कथन है ये। तो राजनीति विज्ञान शक्ति का अध्ययन है, और शक्ति जो होती है वह शक्ति सभी संबंधों का कारक होती है। शक्ति के कारण ही व्यक्ति आपसी संबंधों का नियमन करता है। तो इसलिए राजनीति विज्ञान शक्ति का अध्ययन है, क्योंकि शक्ति सर्वोपरि होती है। शक्ति सभी मानवीय व्यवहारों को संचालित करती है, और शक्ति प्रशासनिक क्रियाओं के संचालन में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। फिर राजनीति विज्ञान राज्य व्यवस्था का अध्ययन है, अर्थात राज्य व्यवस्था जो है समाज में जो सामाजिक व्यवस्था है वो सबसे पूर्ण इकाई है, और राजनीतिक व्यवस्था उसकी एक उप व्यवस्था है। तो समाज में जो और भी व्यवस्थाएं हैं, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, तो राज्य व्यवस्था एक उप व्यवस्था है। तो इस प्रकार से राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन करना भी राजनीति विज्ञान के अध्ययन में आता है। कि राजनीति विज्ञान राजनीतिक व्यवस्था का क्या है, अध्ययन है, और संपूर्ण समाज व्यवस्था में एक अंग के रूप में राजनीतिक व्यवस्था जो है उनका अन्य व्यवस्थाओं से आपसी संबंध है, और इस प्रकार से यह मानव के राजनीतिक व्यवहार को प्रभावित करती है, और इस प्रकार से मानव के राजनीतिक व्यवहार को इसमें शामिल किया गया। फिर है राजनीति विज्ञान निर्णय प्रक्रिया का अध्ययन है, अर्थात जो शासन है, सरकार है, उसका प्रमुख कार्य क्या है, निर्णय लेना, और निर्णय लेकर उन निर्णयों की क्रियान्विति करना। तो सरकार का सबसे प्रमुख कार्य क्या होता है, निर्णय लेना, और निर्णय किस प्रकार से संचालित होता है, और निर्णय लेने में किन किन लोगों की भागीदारी होती है। तो सरकार, शासन चलाने वाले लोग महत्वपूर्ण नीतियां बनाते हैं, और नीति बनाने के बाद में निर्णय लेते हैं, उन निर्णयों को क्रियान्वित करते हैं। तो इस प्रकार से राजनीति विज्ञान क्या है, निर्णय प्रक्रिया का अध्ययन है। तो देखिए, इस प्रकार से राजनीति विज्ञान का जो आधुनिक दृष्टिकोण है वो इसके परंपरागत दृष्टिकोण से बहुत ही अलग है।
क्योंकि वो केवल राज्य सरकार औपचारिक संस्थाओं के अध्ययन को इसमें शामिल करता है, जबकि आधुनिक दृष्टिकोण मानव के राजनीतिक व्यवहार को तो शामिल करता ही है, और इसके साथ साथ उसके राजनीतिक व्यवहार को प्रभावित करने वाले जो अन्य जो कारक हैं, जो अन्य उपव्यवस्थाएं हैं, उनको भी इसमें शामिल किया जाता है। तो मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार को प्रभावित करने वाले जो अन्य कारक हैं, उनको भी इसमें क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। तो इस प्रकार से आधुनिक दृष्टिकोण जो है उसका अध्ययन क्षेत्र परंपरागत दृष्टिकोण से कहीं व्यापक है। जहां पर परंपरागत दृष्टिकोण का क्षेत्र राज्य सरकार तक ही सीमित है, औपचारिक संस्थाओं तक ही सीमित है, वहां आधुनिक दृष्टिकोण का जो क्षेत्र है वो बहुत ही व्यापक है और मानव के राजनीतिक व्यवहार के साथ साथ वो समाज की अन्य उपव्यवस्थाओं को भी इसके अध्ययन में शामिल करता है। अर्थात मानव के व्यवहार को प्रभावित करने वाले जो अन्य कारक, अन्य घटक, वो सब इसमें शामिल होते हैं। अर्थात औपचारिक के साथ साथ अनौपचारिक संस्थाओं के अध्ययन को भी इसमें शामिल किया जाता है। देखिए आगे हम देखते हैं, इस प्रकार से जो आधुनिक दृष्टिकोण है उसका क्षेत्र परंपरागत क्षेत्र की तुलना में कहीं अधिक व्यापक है, और आधुनिक दृष्टिकोण राजनीति विज्ञान में दूसरे महायुद्ध के बाद में व्यवहारवादी उपागम के फलस्वरूप इसमें कई चेंजेस हुए, जिसमें अध्ययन पद्धतियों का और इसके साथ साथ ही अध्ययन क्षेत्र का हम देखते हैं, ये सब परिवर्तन इसमें हुआ। तो देखिए अब हम देखते हैं आधुनिक दृष्टिकोण की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो देखिए आधुनिक दृष्टिकोण की विशेषताओं में हम देखते हैं कि इसकी क्या क्या विशेषताएं। तो देखिए आधुनिक दृष्टिकोण की विशेषताएं, तो देखिए पहली विशेषता है कि यह जो है अध्ययन क्षेत्र में गुणात्मक परिवर्तन पर की बात करता है, कि अध्ययन के क्षेत्र में गुणात्मक परिवर्तन हो। अर्थात राजनीतिक संस्थाओं का जो अध्ययन है वो अध्ययन इस बात पर बल देता है कि अध्ययन जो है, अध्ययन मूल्यों से मुक्त हो, और मूल्यों से मुक्त होकर उसमें गुणात्मक परिवर्तन की बात की जाती है कि किस प्रकार से अध्ययन जो है वह गुणात्मक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण हो। इस पर इसमें क्या है, बल दिया जाता है। अगला है वैज्ञानिकता पर बल। वैज्ञानिकता पर बल कि जो अध्ययन किया जा रहा है वो विशुद्ध विज्ञान पर आधारित हो, और जो अध्ययन की पुरानी पद्धतियां हैं उनके स्थान पर नई वैज्ञानिक, आनुभविक और पर्यवेक्षणात्मक अध्ययन पद्धतियों का समावेश किया जाए। तो देखिए ये वैज्ञानिकता पर बल देता है कि राजनीति विज्ञान जो है वह वैज्ञानिक रूप से उसमें ऐसी पद्धति हो कि वह भविष्यवाणी की संभावना भी कर सके, और उसमें जो अध्ययन है वो अधिक से अधिक विज्ञान पर आधारित हो, क्योंकि विज्ञान जो है आज का युग विज्ञान का युग है, और उस समय सभी समाज विज्ञान अपने आप को विज्ञान के रूप में प्रामाणिकता देने में लगे हुए थे। तो उस समय व्यवहारवादियों ने राजनीति विज्ञान के दृष्टिकोण को वैज्ञानिकता पर पूरी तरह से इसमें फोकस किया,
कि राजनीति शास्त्र जो है उसमें वैज्ञानिक पद्धतियों का समावेश किया जाए ताकि अध्ययन जो है वह वैज्ञानिक हो सके और इसमें भविष्यवाणी की संभावना भी व्यक्त करने की उन्होंने प्रयास किए और इस प्रकार से राजनीति विज्ञान को एक विशिष्ट विज्ञान के रूप में उन्होंने पूर्ण रूप से उसे एक विषय बनाने पर बल दिया। अगला है मूल्य निरपेक्ष अध्ययन तथा यथार्थवादी अध्ययन। तो देखिए अगला है यथार्थवादी एवं मूल्य निरपेक्ष अध्ययन। यथार्थवादी एवं मूल्य निरपेक्ष अध्ययन। तो देखिए जहां परंपरागत दृष्टिकोण आदर्श, मूल्यों, नैतिकताओं की बात करता है कि राजनीति विज्ञान का जो अध्ययन है उसमें एक, जैसे कि प्लेटो की बात करें हम, सुकरात की बात करें हम, हीगल की बात करें हम, तो ये एक चरम लक्ष्य को लेकर चलते हैं कि उस लक्ष्य तक राजनीति विज्ञान को पहुंचना है। वे केवल आदर्श है, केवल एक कल्पना है और उसका व्यवहार से कोई संबंध नहीं है। जैसे कि प्लेटो ने अपने सिद्धांतों को प्रतिपादित किया और उसके सिद्धांत केवल आदर्श, नैतिकता पर आधारित हैं, इसलिए प्लेटो को आदर्शवादी विचारक कहा जाता है, जबकि अरस्तु को यथार्थवादी विचारक कहा जाता है, क्योंकि उसने अपने सिद्धांतों को वैज्ञानिकता पर उसने अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया और उसने अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन करने से पहले जो उसके समय में प्रचलित 158 संविधान थे उनका तुलनात्मक अध्ययन किया और उसके बाद में उसने अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया और उसके सिद्धांत यथार्थवादी हैं, जिन्हें हम व्यवहारिक रूप से अर्थात उन्हें व्यवहार के धरातल पर अपना सकते हैं। जैसे कि उसका संविधानवाद का सिद्धांत है, जैसे कि उसका विधि का शासन का सिद्धांत है, उसके संविधान का जो वर्गीकरण है वो बहुत ही अपने आप में बहुत ही सुंदर उसका वर्गीकरण है, जो कि आज भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए यथार्थवादी अध्ययन की बात है, मूल्य निरपेक्ष, जहां पर परंपरावादी विचारक अपने अध्ययन में मूल्यों से युक्त होने की बात करते हैं, मूल्य सापेक्ष अध्ययन की बात वो करते हैं कि मूल्यों को अध्ययन में महत्वपूर्ण स्थान दिया जाना चाहिए। वहीं पर जो आधुनिक दृष्टिकोण है इस बात पर बल देता है कि मूल्य निरपेक्ष अध्ययन होना चाहिए, अर्थात अध्ययन को मूल्यों से मुक्त रखना चाहिए, अर्थात मूल्य तटस्थ अध्ययन। तो देखिए इसमें मूल्य निरपेक्ष अध्ययन की बात कही गई है। अगला है सिद्धांत निर्माण संबंधी विशेषता। अगला है सिद्धांत निर्माण संबंधी विशेषता। तो देखिए मूल्य मुक्त अध्ययन के बाद में सिद्धांत निर्माण संबंधी विशेषता है कि किस प्रकार से राजनीति विज्ञान में सिद्धांत निर्माण का कार्य शोध पर आधारित होना चाहिए और शोध जो होना चाहिए वैज्ञानिक पद्धति पर, अनुभवी पद्धति पर आधारित होना चाहिए, ताकि जो निष्कर्ष निकले वो बिल्कुल वैज्ञानिक कसौटी पर खरे उतरे। तो देखिए इस प्रकार सिद्धांत निर्माण संबंधी विशेषता हमें इसमें देखने को मिलती है। अगली है अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण को अपनाना। अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण को अपनाना। देखिए अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण क्या होता है? अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण ये होता है कि राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, दर्शन शास्त्र, इतिहास, तर्कशास्त्र, ये सब क्या है? समाज विज्ञान के अलग अलग विषय हैं
तो समाज विज्ञान के अलग अलग विषय हैं। तो समाज विज्ञान की इन अलग अलग विषयों में एक संबंध पाया जाता है, क्योंकि ये सभी विषय समाज विज्ञान के अंतर्गत आते हैं। और एक विषय का दूसरे विषय से क्या है, अंतर संबंध है। कैसे? जैसे इतिहास की कुछ विशेषताएं हमें राजनीति शास्त्र में देखने को मिलती है, इसी प्रकार से राजनीति शास्त्र की कुछ विशेषताएं हमें इतिहास में देखने को मिलती है। इसी प्रकार से राजनीति शास्त्र दर्शन शास्त्र से कुछ विशेषताओं को लेता है, दर्शन शास्त्र राजनीति शास्त्र से कुछ विशेषताओं को लेता है। इसी प्रकार से अर्थशास्त्र, जैसे कि कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र ग्रंथ को लिखा, जो कि राजनीति विज्ञान की सर्वोत्कृष्ट कृति उसे माना जाता है, कि जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है वह राजनीति विज्ञान पर लिखा गया सर्वोत्तम ग्रंथ है। तो देखिए, अर्थशास्त्र का राजनीति विज्ञान से संबंध और किस प्रकार से दोनों में एक दूसरे के साथ में अंतर संबंध की बात हम करते हैं, एक विषय का दूसरे विषय के साथ में क्या संबंध है। तो इसमें अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण का मतलब ये होता है कि एक विषय दूसरे विषय से अंतर संबंधित है, और अंतर संबंधित होने के कारण वो एक दूसरे से अपनी विशेषताओं को ग्रहण करते हैं। तो ये एक विषय का दूसरे विषय के साथ में संबंध स्थापित की बात हम इसमें करते हैं। अगला है व्यवहारवादी संबंधी विशेषता। तो देखिए, व्यवहारवादी संबंधी विशेषता में व्यवहारवादी संबंधी विशेषता, तो देखिए व्यवहारवादी संबंधी विशेषता ये जो है वह है व्यवहारवादी उपागम की बात इसमें की गई है कि राजनीति विज्ञान में जो व्यवहारवादी उपागम आया तो इसमें अनुभविक अध्ययन की बात की गई कि किस प्रकार से इंद्रिय सुख के स्थान पर अनुभविक अध्ययन अर्थात वैज्ञानिक अध्ययन की बात इसमें की गई। और व्यवहारवादी उपागम मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार को अपने अध्ययन का केंद्र बिंदु मानता है। उसी के साथ साथ मूल्य मुक्त अध्ययन की बात करता है कि राजनीति विज्ञान में जो अध्ययन जो होना चाहिए मूल्य मुक्त अध्ययन होना चाहिए। तो देखिए, इस प्रकार से व्यवहारवादी संबंधी विशेषता है। अगली विशेषता है मानवीय समस्याओं के उचित हल पर बल, कि मानवीय समस्याओं का जो है मानवीय समस्याओं के उचित हल पर बल, अर्थात मानवीय समस्याओं का जो समाधान है वो उचित रूप से होना चाहिए और मानवीय समस्याएं जो भी हैं उन मानवीय समस्याओं का शीघ्र ही समाधान होना चाहिए और इसके समाधान के लिए राजनीतिक शास्त्रियों को बहुत ही प्रभावी जो समाधान है उपाय है वो ढूंढने चाहिए और मानव की समस्याओं का हल करना चाहिए। और अगला देखिए, राजनीतिक स्वायत्तता एवं मौलिकता में विश्वास। अगली विशेषता है राजनीतिक स्वायत्तता एवं मौलिकता में विश्वास। तो देखिए, राजनीतिक स्वायत्तता मौलिकता में विश्वास का मतलब राजनीति विज्ञान एक स्वायत्त एक स्वतंत्र विषय है और इसी के साथ साथ उसमें मौलिकता का समावेश भी है कि किस प्रकार से राजनीति विज्ञान अन्य समाज विज्ञानों से एक स्वतंत्र विषय है और एक स्वतंत्र विषय के रूप में उसमें किस प्रकार से जो है वह मौलिकता का समावेश है कि वह किस प्रकार जो है अपनी स्वायत्तता में पूर्ण विश्वास करता है
और इसके साथ साथ इसमें तर्क संगत संबद्धता और इसके साथ साथ ही मौलिक अर्थात नवीन चीजों का समावेश, जो बिल्कुल नई चीजें जैसे कि अनुभविक अध्ययन, मनुष्य का राजनीतिक व्यवहार, नई अध्ययन पद्धतियां, मूल्य निरपेक्ष अध्ययन। तो ये मौलिक चीजें जो हैं, जो पहले परंपरागत दृष्टिकोण में शामिल नहीं थी, अब दूसरे महायुद्ध के बाद में व्यवहारवादी उपागम के कारण राजनीति विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण में इन चीजों का, इन घटकों का समावेश किया गया। तो इस प्रकार से राजनीति विज्ञान में मौलिकता का समावेश किया गया और नई नई तकनीकों, नए नए घटकों को, नई नई तत्वों को इसमें शामिल किया गया। तो इस प्रकार से राजनीति विज्ञान का जो आधुनिक दृष्टिकोण है, यह परंपरागत दृष्टिकोण से अलग दिखाई देता है और इसका जो अध्ययन का क्षेत्र है, वह इसका अध्ययन का क्षेत्र परंपरागत दृष्टिकोण से व्यापक है।